ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये जो तनाव हम सब देख रहे हैं, क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक छोटा-मोटा क्षेत्रीय विवाद है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आर्थिक खेल चल रहा है? चलिए, आज सोर्स मटेरियल के आधार पर इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इस संघर्ष की जड़ आखिर है क्या। फिर बात करेंगे तेल और डॉलर के खेल की। इसके बाद ईरान की बहुत ही इंटरेस्टिंग किफ़ायती युद्ध नीति पर नज़र डालेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे दुनिया भर में रिश्ते बदल रहे हैं। और आखिर में हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति की असली सच्चाई पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि ये मूल संघर्ष है क्या। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर असली खिलाड़ी हैं कौन और उनका रोल क्या है। देखिए, जो हमें ऊपर ऊपर से एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है ना, सोर्स मटेरियल के मुताबिक वो तो सिर्फ एक पर्दा है। असल कहानी वो तो पर्दे के पीछे चल रही है, और वो कहानी है एक बहुत बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर की। तो सवाल उठता है कि ये आर्थिक युद्ध है किस बारे में। सोर्स के हिसाब से ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ दो चीजों को कंट्रोल करने का है, तेल और डॉलर। और यहीं पे सोर्स एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट की बात करता है, ऑयल डॉलर सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि अमेरिका की जो सुपर पावर वाली हैसियत है ना, वो दो पिलर्स पर टिकी है। पहला, पूरी दुनिया को तेल चाहिए, और दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि उस तेल का पेमेंट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही करना होगा। अब इसका मतलब समझिए। मतलब ये कि अगर किसी भी देश को, मान लीजिए भारत को भी, तेल खरीदना है तो वो सीधे रुपए में नहीं खरीद सकता। उसे पहले मार्केट से अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ेंगे और फिर उन डॉलर से तेल खरीदा जाएगा। अब इस मजबूरी से होता क्या है? होता ये है कि डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है, और यही चीज़ अमेरिकी इकोनॉमी को एक ज़बरदस्त, मतलब अनफेयर एडवांटेज देती है। और सोर्स के मुताबिक इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब भी किसी देश ने इस डॉलर वाले सिस्टम को चैलेंज करने की हिम्मत की है, चाहे वो लीबिया हो, सीरिया हो या इराक, तो उन्हें अक्सर अमेरिकी इंटरवेंशन का सामना करना पड़ा है। तो जब इकोनॉमिक प्रेशर इतना ज्यादा हो, तो देश जवाब कैसे देते हैं? यहीं पर ये लड़ाई एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी का रूप ले लेती है। और अब देखते हैं कि ईरान इस लड़ाई को एक बहुत ही अलग, और कह सकते हैं कि काफी किफायती तरीके से कैसे लड़ रहा है। सोर्स ईरान की स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा देता है। ईरान जो एक ड्रोन बनाता है ना, उसकी कॉस्ट आती है करीब 18 लाख रुपए। बस 18 लाख। अब जरा रुकिए और अब सोचिए कि उस 18 लाख के ड्रोन को हवा में ही मार गिराने के लिए जो अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइल लगती है, उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत है 36 करोड़ रुपए। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। और यही यही ईरान की स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हथियार है। मतलब यहाँ अटैक करना बहुत सस्ता है और डिफेंस करना कई कई गुना ज्यादा महंगा। ये एक ऐसा वॉर है जो दुश्मन के मिलिट्री से ज्यादा उसकी तिजोरी पर सीधा असर डालता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स ये भी क्लेम करता है कि यूक्रेन और इजराइल को लगातार मिसाइलें सप्लाई करने के बाद अमेरिका के खुद के भंडार कम होते जा रहे हैं। अब सोचिए, इससे ईरान की ये लो कॉस्ट अटैक वाली स्ट्रैटेजी कितनी कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अच्छा, ये लड़ाई सिर्फ हथियारों और पैसों की नहीं है, ये रिश्तों की भी है। सोर्स के मुताबिक ये कॉन्फ्लिक्ट हमें इंटरनेशनल रिलेशंस की एक और हकीकत दिखाता है, बदलती वफादारी और डबल स्टैंडर्ड्स। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अलग अलग देशों के साथ अलग अलग बर्ताव किया जाता है? सोर्स इस बात को समझाने के लिए एक बहुत पुरानी और सटीक कहावत का इस्तेमाल करता है। कहते हैं, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं, पर अगर घी में मक्खी गिरे तो मक्खी को फेंक देते हैं। इसका मतलब सीधा है कि कोई देश आपके लिए कितना कीमती है, ये तय करता है कि आप उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। यहाँ कोई मॉरल कोड काम नहीं करता, सिर्फ वैल्यू काम करती है। इसका एक बढ़िया उदाहरण सोर्स इजराइल के स्टैंड में दिखाता है। जैसे जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की बात आती है, तो इजराइल भारत को सपोर्ट करता है। लेकिन जब चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन का मुद्दा उठता है, तो वो उसे डिस्प्यूटेड टेरिटरी यानी विवादित क्षेत्र कह देता है। यही नहीं, 26/11 के आतंकी कसाब को टेररिस्ट मानने में उन्हें सालों लग गए, लेकिन गलवान में चीन ने जो किया उस पर पूरी तरह चुप्पी। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि दोस्त भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही कदम उठाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, ईरान, जिसे अमेरिका का दुश्मन माना जाता है, उसने चीन और पाकिस्तान दोनों के प्रेशर के बावजूद भारत को चाबहार पोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो इससे ये भी साफ होता है कि दुनिया में कौन किसका दोस्त है और कौन दुश्मन, ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे विश्लेषण से हम जियोपॉलिटिक्स की असली सच्चाई के बारे में क्या सीखते हैं?
सोर्स कहता है बस इतिहास को देख लीजिए। 1971 में वही अमेरिका भारत को डराने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजता है। 70 के दशक में हमें खराब क्वालिटी का गेहूं देता है। और आज वही अमेरिका और भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। मतलब रिश्ते कितनी तेजी से और कितने नाटकीय ढंग से बदल सकते हैं। और ये हमें जियोपॉलिटिक्स के सबसे बड़े और शायद सबसे कड़वे सच तक ले आता है कि यहाँ कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। यहाँ सिर्फ एक ही चीज परमानेंट होती है, परमानेंट इंटरेस्ट, यानी स्थायी हित। आखिर में हर देश बस वही करता है जो उसके अपने फायदे में हो, बस। तो ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हर देश सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही काम करता है, तो ऐसी दुनिया में ग्लोबल स्टेबिलिटी यानी वैश्विक स्थिरता का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना चाहिए।